हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आपने एक चीज तो देखी होगी कि रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 25 नवंबर को जितने भी टीचर्स हैं सभी ने आपको एनालिसिस करवाया था पेपर का, आरआरबी एएलपी के पेपर का। आपने एक चीज देखी होगी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो थर्ड शिफ्ट में भी आया था, यानी कि तीसरी शिफ्ट में भी आया था। रेलवे का एक पैटर्न रहा है शुरू से, या तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए कि रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं रेलवे में, और कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वैसे ही आज मैं आपको 25 नवंबर को शिफ्ट सेकंड में एंजाइम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। आज 27 तारीख है, 28 और 29 दो दिन और एएलपी की एग्जाम चलने वाली है। उसके बाद में रेलवे की और भी बहुत सारी एग्जाम आने वाली है। एनटीपीसी की आएगी, ग्रुप डी की आएगी, टेक्नीशियन की आएगी, जेई की आएगी, है कि नहीं है, आरपीएफ की आएगी। तो उन सारी एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और पहली बात तो ये है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप में से कह रहे थे फिजिक्स ज़्यादा आएगी इस बार। आपने देखा एएलपी के पेपर में पहले शिफ्ट में ठीक ठाक फिजिक्स के क्वेश्चन दिए थे, लेकिन दूसरी और तीसरी शिफ्ट के जब हम पेपर देखते हैं तो भैया वहाँ से बायोलॉजी का अच्छे क्वेश्चन निकल कर आ रहे थे। तो बायोलॉजी को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, बायोलॉजी अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो इस यूट्यूब चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में आपको संपूर्ण बायोलॉजी मिल जाएगी। जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच है जिसकी शुरुआत मैंने 1 फरवरी से की थी। 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में, वो सभी क्वेश्चन मैंने जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में करवाए हैं। उसमें बॉटनी के 1-2 चैप्टर बाकी है, बाकी सारी बायोलॉजी कंप्लीट करा रखी है मैंने। तो जाकर के देख लेना भैया, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाए, थ्योरी भी आपको करवाई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मुद्दे पर आते हैं। देखो, 25 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में एंजाइम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एंजाइमों के बारे में बताने वाला हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंजाइम से। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपके एंजाइम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं हेडिंग लगा देता हूं एंजाइम। और इस एंजाइम के बारे में हम पढ़ते हैं भैया डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में अर्थात पाचन तंत्र में। अब हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, है कि नहीं। तो यहां पर जो सिस्टम है, जो तंत्र है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि अंगों का समूह। देखो, शुरू से लेके चल रहा हूं, छोड़ करके मत जाना कि आपने एंजाइम करवाए नहीं। बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत करूंगा, एंड लेवल तक लेके जाऊंगा, बट थोड़ा बहुत तो टाइम देना पड़ेगा यार। सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह, ऐसे अंगों का समूह है। और डाइजेस्टिव का मतलब होता है डाइजेशन, यानी कि पाचन। ऐसे अंगों का समूह है जो पाचन में सहायक है। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे अंगों का समूह जो पाचन में सहायक है, ऐसे अंगों के समूह को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। डाइजेशन क्या होता है? पाचन क्या होता है? तो आप सभी को पता है, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। अरे भाई, पाचन क्या है? जो भोजन है आपका, इस भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। या फिर जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। जब आप खाना खाते हो तो जैसे आपने रोटी चबाई, तो रोटी का इतनी बड़ी बाइट लेते हो आप, है कि नहीं है, इतना बड़ा। फिर उसको आप दांतों में
मुंह में लेते हो, दांतों से चबाते हो ना, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो ना, ताकि आगे जाकर के उसका पाचन हो सके। तो मैंने यहाँ पर सिंपल भाषा में आपको बताया है कि जो भोजन के बड़े बड़े अणु हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंगों का समूह है, ऐसे कुछ बहुत सारे अंग हैं जो सभी पाचन में हेल्प करते हैं, यानी कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में सहायक होते हैं। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। अब वो अंग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका माउथ है भैया, आपका मुंह है, क्योंकि मुंह में भोजन जाता है कि नहीं है। मुंह में क्या क्या होता है भोजन के जो पाचन में सहायक है, जीभ है भैया, है कि नहीं है। उसके अलावा आपके दांत है, उसके अलावा टीथ है यानी कि दांत है, उसके अलावा लार है आपकी, ये सब भोजन में हेल्प करते हैं। मुंह के बाद में भोजन जाता है आपकी फूड पाइप में, यानी कि भोजन नली में। जाता है या नहीं जाता है? जाता है या नहीं जाता। जीभ जो होती है भोजन को निगलने में सहायक होती है, मुंह की सफाई करने में सहायक होती है, बोलने में सहायक होती है। दांत क्या है, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। जो लार है, वो लार आपको पता है भोजन को चिकनाई बनाती है, चिकनाई युक्त प्रदान करती है। लार में एंजाइम भी पाए जाते हैं, अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है लार में पाए जाने वाला एंजाइम, अभी उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लार भी भोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है भोजन को, इतना आपको याद रखना है। भोजन नली का काम होता है कि मुंह में जो भोजन है उसको पेट तक पहुंचाना, खा तक पहुंचाना, उसको पेट तक पहुंचाना, यानी कि स्टोमक तक पहुंचाना। पेट के बाद में भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है कि नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद में भोजन जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंत में। अब भोजन का पाचन पेट में भी होता है। पेट में कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। फिर छोटी आंत में भी भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। छोटी आंत तक आते आते भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अभी हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। और आप सभी को पता है भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो निभाते हैं भैया एंजाइम। कौन निभाते हैं, एंजाइम, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको एक एक एंजाइमों के बारे में बताऊंगा, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, फिर बड़ी आंत में भोजन जाता है, यहाँ पर पानी का एब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं है। उसके बाद में एनस वाले भाग से, यानी कि गुदा वाले भाग से जो अब बचा हुआ जो भोजन है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इतने सारे ऑर्गन है भैया, माउथ है जिसमें जीभ, दांत, लार है, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है कि नहीं है। ये ऐसे अंगों का समूह है भैया, इतने सारे अंगों का समूह भोजन के पाचन में सहायक होता है या डाइजेशन में हेल्प करता है। भाई ये सारे अंग तो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इन सभी अंगों के समूह को क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। तो पाचन तंत्र के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि इस पाचन तंत्र में हम क्या पढ़ते हैं, कि किस तरीके से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है और भोजन के पाचन में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। माउथ यानी कि मुंह होता है जिसमें हम जीभ के बारे में, दांत के बारे में, लार के बारे में, फूड पाइप यानी कि भोजन नली के बारे में, पेट के बारे में, छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में, एनस के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं मेरे भाई इस चैप्टर में। तो ये सब अंग मिल करके भैया किस में हेल्प करते हैं, ये सब अंग मिलकर भैया डाइजेशन में हेल्प करते हैं, पाचन में हेल्प करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको माउथ में लार के बारे में पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि भोजन के पाचन में मुख्य महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो निभाते हैं एंजाइम। तो आपके मुंह में कौन सा एंजाइम होता है या फिर लार में कौन सा एंजाइम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में भोजन नली में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। आपके स्टोमक जो पेट होता है, इस पेट में भी एंजाइम होते हैं। जठर ग्रंथि होती है जो जठर रस का निर्माण करती है। इस जठर रस में दो एंजाइम होते हैं, एक पेप्सिनोजन है, एक प्रोरेनिन। ये निष्क्रिय अवस्था में होता है, इसमें HCl और पाया जाता है जो इन एंजाइमों को सक्रिय बना देता है। अभी हम आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनियम वाले भाग से दो ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, एक लीवर जुड़ा हुआ होता है और एक पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से जुड़ा हुआ होता है। लीवर बाइल जूस का निर्माण करता है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाइल जूस का क्या कार्य है,
उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये एकमात्र ऐसा रस है जिसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, इसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। दूसरा होता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण करता है। अग्नाशय रस में भी 3 एंजाइम होते हैं, एक एमाइलेज होता है, एक ट्रिप्सिन होता है, एक लाइपेज होता है। फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, वो भी इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण करती है, उसमें भी 3 एंजाइम होते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। उन सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। अगर मैं आपको इतनी सारी चीजें नहीं बताता तो आपको कैसे चीजें समझ में आती। और अगर आपको डिटेल में जानना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ना है, एक एक चीज के बारे में पढ़ना है, इन सभी के बारे में बिल्कुल एक एक चीजें खोलकर आपको पढ़नी है, तो भैया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जिसका आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लेना। आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, आरपीएफ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देखो आरपीएफ के तो एएलपी के तो पेपर हो गए, बाकी के जितने भी रेलवे की एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, एसएससी के लिए भी उपयोगी है। मैं कह रहा हूँ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो मैंने पढ़ाया है वो देख लेना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि 25 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी में से ही आया था। कॉन्सेप्ट सेम था, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी। क्वेश्चन क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, निम्न में से कौन सा जठर ग्रंथि से संबंधित नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, तो वहां पर एंजाइमों के नाम लिखे हुए थे, है कि नहीं है। या फिर निम्न में से कौन सा पेट से संबंधित नहीं है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। कंफर्म नहीं है, स्टूडेंटों ने जो बताया वही हमने आपको करवाया, तो हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट करवा दिया था भैया। ठीक है, चलिए आगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मिटा देता हूं। और अब शुरुआत करते हैं भैया आज की क्लास की। अब ध्यान से समझना, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है भाई, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, जिस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उस तरीके से समझ लेना, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे भैया। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रीवियस के क्वेश्चन उठा करके देखना मेरी क्लास देखने के बाद में, उसमें एंजाइम से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अपने इस क्लास से होगा भैया। देखो, सबसे पहले भोजन कहा जाता है आपके माउथ में, यानी कि मुंह में, दिख तो रहा है ना आपको। हाँ, ठीक है। उसके बाद में भोजन जाता है फूड पाइप में, यानी कि भोजन नली में। उसके बाद में भोजन जाता है स्टोमक में, यानी कि पेट में। उसके बाद में भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। उसके बाद में भोजन जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंत में। और उसके बाद में भोजन एनस की सहायता से, गुदा की सहायता से आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इन सारे अंगों के बारे में पढ़ना होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब मेन मुख्य जो बात है हमारी वो है एंजाइम की। अब ध्यान से समझना, जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माउथ में क्या क्या होता है भैया, तो आपके मुंह में दांत होते हैं। दांतों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, अलग क्लास में भी पढ़ा रखा है, वैसे भी पढ़ा रखा है। टीथ, ठीक है। जीभ होती है, टंग, ठीक है। और एक होती है लार, और लार होती है सलाइवा। अब देखो, ये जो सलाइवा होती है ना, इस सलाइवा का निर्माण करती है सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन करती है? सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि लारीय ग्रंथि। कौन करती है? लारीय ग्रंथि करती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके मुंह में क्या होता है, आपके मुंह में होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि लारीय ग्रंथि। और ये लारीय ग्रंथि किसका निर्माण करती है? लार का निर्माण करती है। इस लार में 90 से 95% पानी होता है कि नहीं है। एक होता है म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ। उसके अलावा कुछ खनिज तत्व होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, ये सारी चीजें होती है। हमें ये चीजें नहीं याद रखनी, आपकी इच्छा है तो रख लीजिए, हमारा काम है पढ़ाने का, बताने का आपको, हमने आपको बता दिया। मुख्य रूप से आपको जो चीजें याद रखनी है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वो ये चीज याद रखनी है कि आपके लार में 2 एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं? 2 एंजाइम होते हैं, ठीक है। भोजन के पाचन में एंजाइम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये तो आप सभी को पता है।
है कि नहीं। अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो पहला एंजाइम होता है भैया लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम, पहला एंजाइम कौन सा होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। पहला एंजाइम कौन सा है, लाइसोजाइम एंजाइम। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। और दूसरा एंजाइम कौन सा है, दूसरा होता है भैया टाइलिन अमाइलेज एंजाइम, या फिर इसी का ही दूसरा नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। अब यहाँ से अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बात आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, दोनों में से एक ऑप्शन जरूर दिया हुआ होगा। तो लार में कौन से एंजाइम होते हैं, ये दो एंजाइम होते हैं भैया, एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है, एक टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है। तो पहली बात तो इनको याद करना बहुत अच्छी बात है, याद करना जरूरी है। अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ऑप्शन को काट कर भी नहीं कर सकते अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो सबसे पहली बात यह है कि भैया एंजाइमों का नाम बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये कहां से निकल रहे हैं ये भी बात जरूरी है। और तीसरी चीज, इनका काम क्या है ये भी बात बहुत जरूरी है। अगर ये तीन चीजें अगर आप एंजाइम में याद रख लेते हैं, एक इनका नाम, एक ये कहां से निकलते हैं, और तीसरा इनका काम क्या है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइसोजाइम एंजाइम भैया कहां से निकलता है, तो सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का निर्माण करती है, सलाइवा में क्या पाए जाते हैं, ये एंजाइम पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है। या फिर मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके मुंह में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप सभी को पता है मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स है, और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का निर्माण कर रही है। सलाइवा में दो एंजाइम है, लाइसोजाइम और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, और इसे ही दूसरा नाम होता है, इस टाइलिन एमाइलेज एंजाइम का ही दूसरा नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो आप मुंह के बारे में कह दीजिए कि मुंह में कौन से एंजाइम होते हैं, तो कह देंगे भाई सिंपल सी बात है, एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है, दूसरा टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है, जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। बस सिंपल सी बात है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर अगर आपसे कोई पूछे कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बोलो, नहीं है ना, आ रहा है समझ में यहाँ तक थोड़ा बहुत। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो सारी चीजें समझ में आ रही होगी आपको। अब ध्यान से समझना, ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है। जैसे ही आपने खाना खाया, तो मान लीजिए आपके भोजन में छोटे मोटे कीटाणु है या छोटा मोटा कोई बैक्टीरिया है। भाई जैसे ही आपने खाया भोजन, तो वो भोजन गंदा है कि नहीं है। इसमें मान लीजिए कीटाणु आ गए या फिर बैक्टीरिया वगैरह आ गया, तो इस भोजन में से ये जो कीटाणु और जो बैक्टीरिया है ना, इनको नष्ट करने का काम कौन करता है, इनको नष्ट करने का काम करता है आपका लाइसोजाइम एंजाइम, आपका लाइसोजाइम एंजाइम। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई भोजन में ये जो बैक्टीरिया है, इस भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, तो सिंपल सी बात, लाइसोजाइम एंजाइम करता है मेरे भाई। कौन करता है, लाइसोजाइम एंजाइम करता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, तो सबसे अच्छी बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो एंजाइम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। कौन, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। देखो आप कुछ भी खा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीन चीज प्राप्त होती है, और इनका ही आपके शरीर में पाचन होता है। याद रखना, पानी का, विटामिन का और जो मिनरल्स होते हैं, इनका पाचन नहीं होता। आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का मेटाबॉलिज्म होता है, तो तीनों का ही पाचन होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे बात समझ में, किस किस का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीन चीजों का पाचन होता है। लिख भी देता हूं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट या फिर लिपिड्स,
इन 3 चीजों को आपके शरीर में पाचन होता है और इनसे ही आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। विटामिन से आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, पानी से आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, मिनरल से आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। जिसका मेटाबॉलिज्म होगा उसका पाचन होगा और उससे ही आपको ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का क्या होता है, इन तीनों का भैया पाचन होता है। तो सबसे पहले जैसे हमने आपके मुंह में भोजन लिया, भाई जैसे ही हमने हमारे मुंह में भोजन लिया तो मुंह में क्या है, मुंह में भैया दांत है। इस दांत ने क्या किया, उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। ठीक है, जीभ जो है वो भोजन को निगलने में सहायक होती है, लेकिन निगलने से पहले आपके मुंह में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स है। इस सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये जो लारीय ग्रंथि है, इसने सलाइवा का निर्माण किया, यानी कि लार का निर्माण किया। लार में 2 एंजाइम है, एक है लाइसोजाइम एंजाइम, जो भोजन के साथ में अगर कोई बैक्टीरिया आ चुका है, कोई कीटाणु आ चुका है तो उन्हें नष्ट कर देगा। दूसरा है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ये क्या करता है, भाई भोजन है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगी, वसा भी होगी, क्योंकि ये भोजन के मुख्य अवयव है जिनमें से ये मुख्य इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होगा। ठीक है, तो मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको बताता हूँ। देखो भैया, अब ध्यान से समझना। अभी टाइलिन एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च के बारे में सुना है, स्टार्च के बारे में, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है आपने। स्टार्च क्या है, एक प्रकार की जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। अरे भैया मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के बारे में तो आपने सुना होगा। तो मोनोसेकेराइड सरल शर्करा होती है, पॉलीसेकेराइड है वो जटिल शर्करा होती है। पाचन क्या है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना ही पाचन कहलाता है, या भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तो यहाँ पर स्टार्च जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सॉरी, भाई बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। हाय राम। देखो भाई, स्टार्च क्या है, एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। अब जटिल कार्बोहाइड्रेट है तो इसे सरल में बदलना हमारा फर्ज बनता है, तभी तो पाचन होगा। तो ये जो स्टार्च होता है, इस स्टार्च को ये जो एंजाइम होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ये माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब माल्टोज जो शुगर है ये एक प्रकार की डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेकेराइड या जटिल कार्बोहाइड्रेट, इसका पाचन तो हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड आपने देखा होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, है कि नहीं है। तो तब जा करके कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन आ जाएगा, जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तब जा करके, है कि नहीं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्लूकोज है। तो जब तक ये ग्लूकोज में नहीं बदल जाता तब तक इसका पूर्ण रूप से पाचन नहीं होगा भैया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो भैया इस स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, यानी कि आप ये भी कह सकते हो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, तो या तो आपके ऑप्शन में होगा टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। बात बोलो, बात क्लियर है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण पाचन हुआ है। अभी तक तो ये माल्टोज शुगर है, ये आगे जाकर के ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में आपने पढ़ा होगा ये डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है तो ये आगे जाकर के किस में टूटेगा, ये टूटेगा भैया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। उसके बारे में हम आपको आगे पढ़ेंगे, बस ये चीजें याद रखना। कौन तोड़ेगा, तो एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड से एक माल्टेज एंजाइम होता है, एक माल्टेज एंजाइम निकलता है।
ये माल्टोज शुगर है, ये माल्टेज एंजाइम है, दोनों में फर्क है। ये शुगर है, ये एंजाइम है। ये माल्टोज है, ये माल्टेज है। तो इस माल्टोज शुगर को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ेगा, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। बोलो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है यार। देखो क्लास लंबी हो सकती है, अब आ गए हैं पढ़ने तो भैया सारा ही तो पढ़ करके जाएंगे। भाई जब पढ़ने ही आ गए हैं तो सारा ही तो पढ़ के जाएंगे। ये तो नहीं है बीच में से थोड़ी ना भगोगे, नहीं भागना है मेरे भाई। माइक लगा लेता हूँ वापस। देखो पढ़ने में मजा आएगा, सारी चीजें सिखा करके जाऊंगा, एक भी ऐसी चीज नहीं रहेगी कि आपको नहीं सिखाए। मैं कह रहा हूँ एंजाइम से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस वीडियो को एंड तक देख लेना। कहने का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बच्चों को सबसे कठिन लगता है ना, वो एंजाइम लगते हैं, और हम सबसे पहले एंजाइम पढ़ाते हैं ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो लार में कितने एंजाइम है? लार में मेरे भाई 2 एंजाइम है, एक लाइसोजाइम एंजाइम, दूसरा टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, जिसका दूसरा नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? तो भोजन के साथ में कुछ छोटे मोटे कीटाणु आ गए हैं, बैक्टीरिया आ गए हैं, उन्हें नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। और जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है, जिसे आप सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहते हो, ये क्या करता है? तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। अब कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है, तो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है, जब हम खाते हैं तो हमें स्टार्च ही प्राप्त होता है भैया, है कि नहीं है? जो कि एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है भाई? जटिल कार्बोहाइड्रेट है ना। देखो आपको कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज से प्राप्त होता है? अरे भाई किस किस चीज से प्राप्त होता है? जितने भी मिठाइयाँ है, जितने भी फल फ्रूट है, चावल है, आलू है, इन सब में अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जब ये आप ये चीज खाते हो तो इन सब से आपको क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट किस रूप में प्राप्त होता है? स्टार्च के रूप में, जो कि एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। कौन? स्टार्च, एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। जैसे ही मुंह में जाता है खाना, तो मुंह में सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का निर्माण करती है। सलाइवा में टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है, ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, ये इस स्टार्च को माल्टोज शुगर में तोड़ देता है। तो यहाँ तक की कहानी होती है भैया आपके मुंह में, भाई यहाँ तक की कहानी होती है आपके मुंह में। ये माल्टोज शुगर को माल्टेज एंजाइम आगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है, ये मैंने आगे की कहानी आपको बताई है। लेकिन यहाँ पर अपूर्ण पाचन होता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आपके मुंह में होता है। कौन सा एंजाइम करता है? अरे भैया आपके सामने है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। भैया आपके सामने है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो मुंह में भोजन जा चुका है, अब उसके बाद में क्या होगा? भोजन जीभ की सहायता से भैया कहाँ पहुंच जाएगा? आपकी भोजन नली में, आपकी फूड पाइप में। याद रखना है भोजन नली में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, क्योंकि भोजन नली में एंजाइम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? एंजाइम नहीं पाया जाता। और इस फूड पाइप का काम क्या होता है? आपके मुंह में जो भोजन है, इस भोजन को आपके पेट तक पहुंचाना, आपके स्टोमक तक पहुंचाना। तो फिर फूड पाइप के बाद में भोजन कहाँ जाएगा? आपके पेट में आ जाएगा मेरे भाई, खाएगा आपके पेट में। अब पेट में कौन कौन से एंजाइम है, उनका क्या काम है, वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे ले ले स्क्रीनशॉट। ओके देखो यार, वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और जो रेलवे वाले बच्चे हैं ना, उनका मैं लिए टेलीग्राम चैनल का नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको जाकर के ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन डालता हूँ उसकी पीडीएफ भी वहीं मिलती है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन करवाता हूँ उनकी पीडीएफ भी आपको वहीं मिलती है टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ में हर रोज टेलीग्राम पर 15 क्वेश्चन करवाता हूँ, जो बायोलॉजी के सबसे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसका आंसर लगभग 400-500 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 500 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, 500 क्या 550 स्टूडेंट है। 550 स्टूडेंट प्रत्येक रोज उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं।
तो आप भी दीजिए भैया। अब तो आपको पता लग गया होगा बायोलॉजी अच्छी खासी आ रही है आपके एग्जाम में, और बायोलॉजी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी निकल कर आते हैं भैया, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। क्वेश्चन सिंपल और इजी पूछता है, लेकिन उसका जो लेवल होता है ना वो अच्छा होता है, पूछने का जो तरीका होता है ना वो मुझे पसंद है एग्जामिनर का। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब भोजन नली में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, मुंह में होता है, लार में। तो वो मैंने आपको बता दिया, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, जिसे आप सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहते हो। दूसरा है लाइसोजाइम एंजाइम, जिनका कार्य मैं आपको पढ़ा करके आ चुका। पेट पर आते हैं भैया। देखो, आपका जो पेट होता है ना, आपका जो स्टोमक होता है, उसमें अंदर की तरफ उत्तकों से बनी हुई एक परत होती है, और वो जो उत्तकों से बनी हुई परत होती है ना, उसको कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि जठर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, और ये जो जठर ग्रंथि होती है, ये निर्माण करती है गैस्ट्रिक जूस का। किसका? गैस्ट्रिक जूस का, यानी कि जठर रस का। इतनी बात क्लियर है? किसका निर्माण करती है? जठर रस का। और जठर रस में भैया 2 एंजाइम होते हैं। इस जठर रस में क्या क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। वाटर भी होता है, साथ ही साथ में HCl भी होता है, और साथ ही साथ में एंजाइम भी होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl का निर्माण कौन सी कोशिका करती है जो जठर ग्रंथि में होती है, तो वो होती है ऑक्जिनेटिक सेल। ऑक्जिनेटिक सेल जो होती है वो इस HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। और एंजाइम का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी है? तो चीप सेल है। कौन सी है? चीप सेल है। ठीक है, दोनों चीजें याद रहेगी। ऑक्जिनेटिक सेल HCl का निर्माण कर रही है, और चिप सेल एंजाइम का निर्माण कर रही है। ये याद नहीं रहता है तो ये चीज तो आपको याद रखनी ही रखनी है कि आपके पेट में, आपके स्टोमक में जठर ग्रंथि होती है जो जठर रस का निर्माण करती है, और इस जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं। ध्यान से समझना मेरी बातों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है पेप्सिनोजन, एक होता है प्रोरेनिन। अब वर्तमान के टाइम पे दोनों ही निष्क्रिय है, लेकिन इन्हें जो HCl होता है, कौन? HCl, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पेप्सिनोजन को तो किस में बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। और प्रोरेनिन को किस में बदल देता है? रेनिन में बदल देता है। तो अगर आपसे कभी HCl का कार्य पूछे तो एक काम यह भी बता देना कि पेट में पाए जाने वाले जो निष्क्रिय एंजाइम है उन्हें ये सक्रिय एंजाइमों में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये निष्क्रिय एंजाइम थे, अब इसने इन्हें क्या कर दिया? सक्रिय कर दिया भैया। ठीक है, तो ये पेट में उपस्थित जो निष्क्रिय एंजाइम है, उन निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में कन्वर्ट करने का कार्य भी करता है। कौन भैया? HCl। बोलो, इतनी बात क्लियर है? अब आपको पेप्सिन का और रेनिन का कार्य पता होना जरूरी है। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही एंजाइम जो हमारे पेट में होते हैं, ये प्रोटीन के पाचन में हेल्प करते हैं। अब देखो, बच्चा कंफ्यूजन कैसे होता है कि भैया हमने मुंह में देखा तो मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का भी अपूर्ण पाचन हुआ है। उसके बाद में डायरेक्ट पेट पे आ गए, भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं है, पेट में आ गए, तो पेट में कार्बोहाइड्रेट का तो नामो निशान ही नहीं है। यहाँ पर तो 2 एंजाइम है, एक पेप्सिन है और एक रेनिन है, और ये प्रोटीन के पाचन में सहायक है। ना तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है और न ही यहाँ पर वसा का पाचन हो रहा है। लेकिन मुंह में हमने देखा कि मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, ना तो प्रोटीन का पाचन हो रहा था, ना ही वसा का पाचन हो रहा था। कार्बोहाइड्रेट का हुआ था, लेकिन वो भी अपूर्ण हुआ था मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब मुझे फटाफट आप प्रोटीन के स्रोत बता दीजिए कि आपको प्रोटीन किस किस चीजों से प्राप्त होती है। बेस्ट है दूध, अंडा, सोयाबीन। ये क्या है? ये प्रोटीन के स्रोत है। ये प्रोटीन के अच्छे स्रोतों में से आते हैं। तो इन सबसे आपको क्या प्राप्त होती है? इन सबसे आपको प्राप्त होती है प्रोटीन। इन सबसे आपको क्या प्राप्त हुई? इन सबसे आपको ही प्राप्त प्रोटीन। इतनी बात क्लियर है?
अब प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन एंजाइम भी सहायक होता है और रेनिन एंजाइम भी सहायक होता है। अब कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, अब आपने भोजन खाया है भाई, आपने जो भोजन खाया है तो वो भोजन आपको प्रोटीन के रूप में आएगा, है कि नहीं? मैंने क्या कहा कि भोजन के मुख्य अवयव क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट तो स्टार्च के रूप में आया था, जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में आया था, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन के रूप में ही आता है। तो आपकी जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन आपको किस किस के खाने से प्राप्त हुई है? जो भी प्रोटीन के स्रोत है, जैसे कि दूध, अंडा, सोयाबीन, दाल, मछली वगैरह, इन सब से आपको प्रोटीन प्राप्त होती है। तो इस प्रोटीन को ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये किस में तोड़ देता है? ये तोड़ देता है भैया पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में। किस में तोड़ देता है? पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में तोड़ देता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कौन बदलता है, तो पेप्सिन एंजाइम बदलता है। ये पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो आपके पेट में पाया जाता है। पेट में भी कहाँ से आता है? अरे तो भाई पेट में बता देना, जठर ग्रंथि होती है, उस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है और उस जठर रस में ये पेप्सिन एंजाइम उपस्थित होता है मेरे भाई। और दूसरा कौन सा होता है इस जठर रस में? रेनिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम का कार्य तो हमने देख लिया कि भाई जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। रेनिन एंजाइम, देखो ये दूध के पाचन में सहायक होता है। ये जो रेनिन एंजाइम होता है ये दूध के पाचन में सहायक होता है और ये वयस्क में नहीं पाया जाता मेरे भाई। ये रेनिन एंजाइम वयस्क में नहीं पाया जाता है, ये छोटे बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाँ, वयस्क में पाया जाता है लेकिन ना के बराबर पाया जाता है। ये छोटे बच्चों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है रेनिन एंजाइम। तो देखो, रेनिन एंजाइम जो है ये दूध के पाचन में सहायक होता है। अब दूध में भैया एक प्रोटीन होती है केसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन। इस केसिन प्रोटीन को जो रेनिन एंजाइम है, जो रेनिन एंजाइम है वो किस में कन्वर्ट कर देता है? वो कन्वर्ट कर देता है मेरे भाई पेराकेसिन में। किस में? पेराकेसिन में। तो रेनिन एंजाइम का इतना ही कार्य है कि दूध में पाए जाने वाली जो केसिन प्रोटीन होती है उस केसिन प्रोटीन को पेराकेसिन में तोड़ने का काम कौन करता है? रेनिन एंजाइम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटे बच्चों में दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? रेनिन एंजाइम सहायक होता है मेरे भाई। बोलो, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और देखो भैया, अब ये पेराकेसिन है, ये पेराकेसिन है। इस पेराकेसिन को वापस ये जो पेप्सिन एंजाइम है भाई, पेराकेसिन क्या है? दूध में पाई जाने वाली एक प्रकार की प्रोटीन है कि नहीं है? तो इस पेराकेसिन को वापस ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये किस में कन्वर्ट कर देगा? ये कर देगा भैया पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में। पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में। यहां भी देखो, जो पेप्सिन है, ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम ने किस में कन्वर्ट किया? पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट किया। तो आगे जाकर के केसिन प्रोटीन पेराकेसिन में कन्वर्ट होगी, फिर ये पेराकेसिन है, इसको पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर भी भैया प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता भाई, यहां पर भी प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता आपके पेट में। यहां पर भी पेट में भी भैया अपूर्ण पाचन होता है। कैसा पाचन होता है? अपूर्ण पाचन होता है। अभी इसका पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होगा? तो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया, वो भी अपूर्ण किया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो रहा था? आपके मुंह में। उसके बाद में भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं था। उसके बाद में भोजन गया पेट में। पेट में हमने प्रोटीन का पाचन किया। दो एंजाइम थे, एक पेप्सिन था, एक रेनिन था। दोनों ही प्रोटीन के पाचन में सहायक थे। जो पेप्सिन है, इस पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट किया, और जो रेनिन है, इस रेनिन एंजाइम दूध के पाचन में सहायक होता है। ये तो दूध में पाए जाने वाले जो केसिन प्रोटीन है उसे रेनिन एंजाइम ने पेराकेसिन में कन्वर्ट कर दिया। फिर इस पेराकेसिन को वापस पेप्सिन एंजाइम ने किस में कन्वर्ट कर दिया? पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया।
यानी कि ओवरऑल मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपके पेट में भोजन जाता है तो भोजन में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो प्रोटीन पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाती है पेट में पाए जाने वाले एंजाइमों की सहायता से। लेकिन आगे जाकर के ये पेप्टोन्स या पेप्टाइड भैया एमिनो एसिड में कन्वर्ट होंगे, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होंगे, एमिनो एसिड में जाकर के कन्वर्ट होंगे, लेकिन यहां पर नहीं भैया, आगे जाकर के कहां, छोटी आंत में जाकर के, कहां पे, छोटी आंत में जाकर के। लेकिन यहां पर अपूर्ण रूप से पाचन हुआ है भैया आपके पेट में भैया। मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था अपूर्ण, पेट में प्रोटीन का पाचन हुआ था अपूर्ण। आपके मुंह में कौन कौन से एंजाइम थे, तो एक लाइसोजाइम एंजाइम था जो भोजन के साथ में आने वाले जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है, उनको नष्ट कर रहा था। दूसरा है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर रहा था। ये दो एंजाइम पाए गए थे भैया आपके मुंह में। दोनों का कार्य मैंने आपको बता दिया। भोजन नली में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। उसके बाद में आपके पेट में जाता है भोजन। पेट में भैया जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। और गैस्ट्रिक जूस में यानी कि जठर रस में दो एंजाइम है, एक पेप्सिनोजन एंजाइम है, एक प्रोरेनिन एंजाइम है। ये दोनों निष्क्रिय अवस्था में है, फिर इन्हें HCl सक्रिय अवस्था में कन्वर्ट करता है तो पेप्सिनोरेनिन में बदल जाते हैं। पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है, प्रोरेनिन रेनिन में बदल जाता है। पेप्सिन का काम क्या है, तो पेप्सिन का और रेनिन का दोनों ही ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन को पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन एंजाइम है दूध के पाचन में सहायक होता है। दूध में पाए जाने वाले जो केसिन प्रोटीन है उस केसिन प्रोटीन को पैरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है मेरे भाई। किस में कन्वर्ट कर देता है, पैरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है। इस पैरा केसिन को वापिस जो आपका एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम ये किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन से फिर पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा मेरे भाई। पेप्टोन से फिर पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा मेरे भाई। बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। तो इतनी बात क्लियर है। तो अब तक हमने मुंह के बारे में और पेट के बारे में पढ़ा, मुंह में पाए जाने वाले एंजाइमों के बारे में पढ़ा, पेट में पाए जाने वाले एंजाइमों के बारे में पढ़ा। पेट के बाद में भोजन खा जाता है, छोटी आंत में जाता है। तो अब हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। छोटी आंत में जो जो एंजाइम पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, कर दो भैया। ओके चले भैया आगे। ओके मैं मिटा देता हूं और आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दो भैया, और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। यहाँ तक की कहानी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब तक हमने 4 एंजाइमों के बारे में पढ़ा है। पहले 2 एंजाइम हमने मुंह में पढ़ा था जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक था एक तो, और एक था भैया भोजन के साथ में अगर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई कीटाणु आ रहा है तो उसको नष्ट कर रहा था। और दूसरा एंजाइम कौन था, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम था जो क्या कर रहा था, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक था। वो स्टार्च को किस में बदल रहा था, माल्टोज शुगर में बदल रहा था। इतनी बात क्लियर है। 2 एंजाइमों के बारे में पढ़ा भैया हमने माउथ में, तो उनका मैं नाम भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। पहला कौन सा था, पहला है भैया लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। और दूसरा कौन सा था, दूसरा था भैया हमारा टाइलिन अमाइलेज एंजाइम, या फिर आप कह सकते हो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। ये 2 एंजाइम थे, दोनों के दोनों ही किस में सहायक थे, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक थे। उसके बाद में भोजन आपकी फूड पाइप में गया यानी कि भोजन नली में गया। तो भोजन नली में भैया किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है क्योंकि इसमें एंजाइम कोई होता ही नहीं है। और मैंने आपसे कहा है एंजाइम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है भोजन के पाचन में। ठीक है, भोजन नली के बाद में भोजन जाता है आपके पेट में। जो भोजन नली है, इस भोजन नली का क्या काम होता है कि आपके मुंह में जो भोजन है इस भोजन को पेट तक पहुंचाना। ठीक है, ये भोजन नली का काम है। आपके पेट में 2 एंजाइम थे, कौन कौन से थे भैया, एक तो था पेप्सिन और दूसरा कौन सा था, रेनिन। ये दोनों के दोनों ही एंजाइम किस में सहायक थे भैया, ये दोनों के दोनों ही एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक थे। अब जैसे ही पेट के बाद में भोजन छोटी आंत में जाता है
तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक डुोडेनम होता है, एक जेजुनम होता है और एक इलियम होता है। तो जो डुोडेनियम वाला भाग है, जो डुोडेनम वाला भाग है, इस डुोडेनियम वाले भाग से शरीर के 2 ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं। ध्यान से समझना इस बात का। कौन कौन से ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं? एक जुड़ा हुआ होता है लीवर और एक जुड़ा हुआ होता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज अग्नाशय, ठीक है, और दूसरा जुड़ा हुआ होता है लीवर यानी कि यकृत। तो सबसे पहले लीवर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि लीवर का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है भोजन के पाचन में। कैसे योगदान देता है वो देखिए। देखो, जो लीवर होता है ना, लीवर, इस लीवर से एक निकलता है बाइल जूस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बाइल जूस को हिंदी में कहा जाता है पित्तरस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से वह कौन सा रस है जिसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता? याद रखना, मानव शरीर में एकमात्र ये ऐसा रस है बाइल जूस, पित्तरस, जिसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। लेकिन आपने देखा, ये लार क्या है? लार भी एक प्रकार का रस ही है, एक प्रकार का जूस ही है। उसके बाद में जठर रस आपने देखा, तो जठर रस में भी एंजाइम थे, लार में भी एंजाइम है। यहाँ पर बाइल जूस है, इस बाइल जूस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। जब आप पेंक्रियाज के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो पेंक्रियाज से पेंक्रिएटिक जूस निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है। तो उस अग्नाशय रस में भी क्या होता है? उस अग्नाशय रस में भी एंजाइम होते हैं। फिर आंतीय ग्रंथि होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस यानी कि आंतीय रस निकलता है, उस आंतीय रस में भी एंजाइम होते हैं। तो मानव शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र ऐसा रस है ये बाइल जूस या पित्तरस, जिसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है? एंजाइम नहीं होता है। तो ये स्वयं क्या करता है? ये स्वयं भोजन के पाचन में सहायक होता है। किस तरीके से सहायक होता है वो देखिए। पहले इससे संबंधित में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, लीवर में जो बाइल जूस होता है, ये बाइल जूस लगातार 24 घंटे ये निर्माण होता रहता है। यानी कि जो लीवर होता है, इस लीवर से इस बाइल जूस का निर्माण 24 घंटे लगातार इस बाइल जूस का निर्माण होता रहता है। तो मैं पहला पॉइंट तो यही लिख देता हूं कि 24 घंटे इसका निर्माण होता रहता है, 24 घंटा इसका निर्माण होता रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है यहां से? दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भैया प्रतिदिन लीवर जो है वो कितने बाइल जूस का निर्माण करता है? तो प्रतिदिन 700 से लेकर के 800 ml, 700 से लेकर के 800 ml बाइल जूस का निर्माण होता है भैया प्रतिदिन। बाइल जूस प्रतिदिन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक दिन में बाइल जूस का निर्माण कितना होगा, तो 700 से 800 ml होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि भाई बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है, जमा कहाँ होता है? तो ये पित्ताशय में होता है। कहाँ पे होता है? पित्ताशय में, गोल ब्लैडर में होता है। ये इंपॉर्टेंट है। एक बार यहां से राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था भैया कि जो बाइल जूस है, जो पित्तरस है, इस पित्तरस का निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण होता है। ऑप्शन क्या क्या थे? ऑप्शन था भैया यकृत, ऑप्शन नंबर बी था पित्ताशय, ऑप्शन नंबर सी था छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और ऑप्शन नंबर डी था भैया बड़ी आंत। बताओ, तो राइट आंसर क्या था? जो पढ़ करके गया है वो तो भैया यकृत करके आया है, जो पढ़ के नहीं गया है पित्तरस, तो पित्तरस से पित्ताशय। तो जो पढ़ के नहीं गया है वो अधिकांश स्टूडेंट भैया पित्ताशय लगा के आए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन गलत था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, लीवर यानी कि यकृत। बताओ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो अगर आज के बाद में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई जो बाइल जूस होता है इस बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? तो बाइल जूस का निर्माण होता है लीवर में। लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? तो गोल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में, ठीक है। और ये कार्य कहाँ जाकर करता है? तो कार्य करता है भैया ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के।
स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के काम करता है। ये क्या काम करता है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। छोटी आंत में जाकर के काम करता है। क्या काम है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत जरूरी है, आपको याद रखना मेरे भाई। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ से, 3 नंबर पर निर्माण हो गया, 4 नंबर पर जमा, 5 नंबर पर कार्य, 6 नंबर पर इसका पीएच मान आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना इसका पीएच मान होता है 7.5 से लेकर के 8.5। अब आपको पता है 7 पर चीजें उदासीन होती है, 7 से 1 की तरफ जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है, 7 से 14 पर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, तो ये मान है 7.5 से लेकर के 8.5। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, तो 7वां क्वेश्चन इसकी प्रकृति से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी प्रकृति होगी भैया क्षारीय, लेकिन क्षारीय भी कैसी होगी, दुर्बल क्षारीय होगी। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है। तो 1, 2, 3 के आसपास प्रबल अम्ल होंगे, लेकिन 14, 13, 12 ये जो मान है ये प्रबल क्षारीय होंगे। लेकिन 7 के आसपास के मान है, जैसे कि 8 है, 7.5 है, 8.5 है, 9 है, 9.5 है, ये कैसे होंगे, ये दुर्बल अम्लीय होंगे, सॉरी दुर्बल क्षारीय होंगे। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, इसकी प्रकृति हो जाएगी भैया दुर्बल क्षारीय। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्यों बता रहा हूं, मैं एंजाइमों के बारे में पढ़ रहे, लेकिन ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगला क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाता है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि इसका रंग कैसा होता है। तो इसका रंग होता है मेरे भाई हरा। लेकिन किस वर्णक के कारण होता है, आपके शरीर में किसी भी चीज का जो भी रंग है वो किसी न किसी पिगमेंट के लिए है, किसी न किसी पिगमेंट के कारण है, किसी न किसी वर्णक के लिए जिम्मेदार है कि नहीं। तो इसका रंग जो हरा होता है वो किसके कारण होता है, तो एक वर्णक है भैया विलिवर्डिन। इस विलिवर्डिन वर्णक के कारण इसका रंग कैसा होता है, इस विलिवर्डिन वर्णक के कारण इसका रंग होता है हरा। बोलो इतनी सारी चीज क्लियर है, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भैया। ओके, एक बार और रिवीजन करवाया जाए आपका। देखो छोटी आंत है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक डुडेनम होता है, एक जेजुनम होता है, एक इलियम होता है। तो जो डुडेनियम वाला भाग है इससे शरीर के 2 ऑर्गन जुड़े हुए हैं, एक लीवर जिसे आप यकृत कहते हो, दूसरा पेंक्रियाज जिसे आप अग्नाशय कहते हो। जो लीवर है, इस लीवर से एक जूस का निर्माण होता है, उसका नाम है बाइल जूस यानी कि पित्रस। ये एकमात्र ऐसा जूस है जिसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो एक पॉइंट में छोटा सा यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है, इस बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने ये देखा कि 24 घंटे लगातार इस लीवर से बाइल जूस का निर्माण होता रहता है। प्रतिदिन कितना करता है, तो 700 से 800 ml प्रतिदिन बाइल जूस का निर्माण होता है। इसका निर्माण लीवर में होता है, जमा पित्ताशय में होता है, कार्य छोटी आंत में जाकर के करता है। क्या काम करता है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका पीएच मान 7.5 से लेकर के 8.5 होता है। इसकी प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। इसका रंग हरा होता है, किस वर्णक के कारण, विलिवर्डिन वर्णक के कारण इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर है। ओके, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो बाइल जूस है, इस बाइल जूस का काम क्या है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ओके, मैं हट जाता हूं, ले लो भैया। ठीक है भाई, चले आगे चलते हैं भाई। अब ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई बाइल जूस का काम क्या है। समझ में तो आ रहा है ना आपको कि नहीं आ रहा? 2 बार बता रहा हूं यार, समझ में तो आना चाहिए आपको। अगर आपको डिटेल में जानना है इसके बारे में और भी अच्छे से पढ़ना है आपको एक एक चीज के बारे में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ लेना, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डुडेनियम वाले भाग से 2 ऑर्गन जुड़े हुए हैं, एक लीवर जुड़ा हुआ है जिसे आप यकृत कहते हो, और दूसरा पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ओके। अब देखो भैया, जो लीवर है, इस लीवर से किसका निर्माण हो रहा है, बाइल जूस का यानी कि पित्रस का। अब मेन बात यह है कि भाई पित्रस का काम क्या है। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया कि इस बाइल जूस का निर्माण लीवर में होता है, जमा यानी कि स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लेडर में यानी कि पित्ताशय में, और कार्य कहाँ जाकर करता है, आपकी छोटी आंत में। अब छोटी आंत में क्या है, तो मैंने आपको अब तक 3 चीजें बताई है। पहला मैंने आपको बताया है कि आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था,
कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन हुआ था आपके मुंह में वो भी अपूर्ण हुआ था। कुछ याद आया आपको? ठीक है। उसके बाद में भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। आपके पेट में दो एंजाइम थे, पेप्सिन और रेनिन। ये प्रोटीन के पाचन में सहायक थे, लेकिन प्रोटीन का भी जो पाचन है वो अपूर्ण होता है मेरे भाई। यहाँ पर कैसा होता है? अपूर्ण होता है। यहाँ पर प्रोटीन का भी पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ। उसके बाद में भोजन आ गया है आपकी छोटी आंत में। छोटी आंत में भी डुओडेनियम वाले भाग से शरीर के दो ऑर्गन जुड़े हुए हैं, लीवर और पैंक्रियाज। लीवर ने बाइल जूस का निर्माण किया। बाइल जूस के बारे में आपको ऑलरेडी बता के आ चुका हूं। अब बाइल जूस का कार्य देख लेते हैं। तो बाइल जूस किसमें सहायक होता है? ये भैया वसा के पाचन में सहायक होता है। ये वसा के पाचन में सहायक होता है। अब भैया वसा के स्रोत क्या है? तो जितनी भी चिकनाई युक्त चीज है, चिकनाई युक्त चीजें, ये सभी वसा के अच्छे स्रोत होती है। जैसे कि घी, तेल, डालडा, चीज, बटर, ये सभी किसके अच्छे स्रोत है? ये सभी भैया वसा के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो जब आपने खाना खाया तो भोजन के जो मुख्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनका पाचन हमें करना है। तो कार्बोहाइड्रेट का हम अपूर्ण पाचन कर चुके, प्रोटीन का हम अपूर्ण पाचन कर चुके। अब हम किसका पाचन कर रहे हैं? अब हम वसा का पाचन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर भी भैया वसा का अपूर्ण पाचन होता है। यहां पर क्या होता है? ये जो बाइल जूस होता है, ये वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है, वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है, इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को, वसा की ये जो बड़ी बड़ी गोलियां है, इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने में सहायक होता है। छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने में सहायक होता है। छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने में सहायक होता है कौन? आपका बाइल जूस। छोटी छोटी गोलियों में। और वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? वसा का पायसीकरण या फिर इमल्सीकरण। तो आज के बाद में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वसा का पायसीकरण क्या होता है, तो वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कहलाता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का इमल्सीकरण या पायसीकरण। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करना, सिंपल सी चीजें मैं आपको बताता हूं। एक गिलास लेना, गिलास में पानी लेना और पानी के ऊपर तेल की एक दो बूंदे डालना और फिर उसको अंगुली से या फिर किसी चीज से ऐसे हिलाना पानी को। तो आप देखोगे कि जो तेल है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में टूट जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जब आप खाना खाते हो तो वसा की बड़ी बड़ी गोलियां प्राप्त होती है आपको। ठीक है। इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को जो बाइल जूस होता है, जो बाइल जूस होता है वो छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम करता है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि वसा के पायसीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है, कौन सा जूस सहायक होता है? अरे मेरे भाई बाइल जूस सहायक होता है यार, पित्रस सहायक होता है। बोलो। तो हमने देखा कि बाइल जूस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं था। यह स्वयं वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने में सहायक था, जिसे हमने क्या कहा? वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कहा। तो बोलो, लीवर से जो बाइल जूस निकल रहा है, जो भोजन के पाचन में सहायक है, वो आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। बोलो, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई है तो पेंक्रियाज के बारे में पढ़ लेते हैं। बताओ जल्दी जल्दी। एक बार और रिवीजन करवाने की आवश्यकता है? कुछ नहीं है। वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना है। किसकी सहायता से? बाइल जूस की सहायता से, पित्रस की सहायता से। और इसे हम क्या कहते हैं? वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं या इमल्सीकरण कहते हैं। बोलो, यहां तक कहानी समझ में आ गई? ओके। तो छोटे आंत के डुओडेनियम वाले भाग से एक ऑर्गन जुड़ा हुआ है, कौन सा? लीवर। और दूसरा कौन सा जुड़ा हुआ है? पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के बारे में आपको जरूर पढ़ना है,
क्लास बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अगर आपने पेंक्रियाज पढ़ लिया तो समझ लेना आपने एंजाइम पढ़े हैं। अगर आपने पेंक्रियाज नहीं पढ़ा है तो उसका मतलब यह है कि आपने एंजाइम नहीं पढ़े। कोई मतलब नहीं है। अब तक आपने पिछले 1 घंटे की जो क्लासें देखी है उसे देखने का अब तक कोई मतलब नहीं है, इसलिए जरूर देख के जाना मेरे भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, चलते हैं आगे। चले भाई, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लो। वैसे समझदार हो आप, कर लेते हो ना समझदार है? हमारे पास में एक भैया बैठा हुआ है, वो हंस रहा है। चलो आगे चलते हैं। पेंक्रियाज, बड़े पेंक्रियाज के बारे में देखो। जो पेंक्रियाज होता है ना अग्नाशय, इससे भी एक जूस का निर्माण होता है। उस जूस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पेंक्रिएटिक जूस। क्या कहा जाता है? पेंक्रिएटिक जूस। अग्नाशय रस कहा जाता है। और अग्नाशय रस के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इससे कितने एंजाइम निकलते हैं? इससे 3 एंजाइम निकलते हैं। तीनों के तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है भैया एमाइलेज। दूसरा कौन सा है? दूसरा है भैया ट्रिप्सिन। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है भैया लाइपेज एंजाइम। अब यहां की कहानी आपको तभी समझ में आएगी जब आपने अब तक जो पीछे पढ़ा है, वो पीछे की सारी चीजें अगर आपको याद है, वो सारी चीजें अगर आपको याद है तो यहां तक कहानी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपने पिछले चीजें ध्यान से नहीं सुनी है तो उसका मतलब यह है कि अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो चीजें आपको थोड़ी बहुत कम समझ में आएगी। एक बात और बता देता हूं, अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया निम्न में से किस जूस को या किस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस तो किसको कहा जाता है? इस पेंक्रिएटिक जूस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पेंक्रिएटिक जूस से निकलने वाले जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी सहायक है, वो प्रोटीन के पाचन में भी सहायक है, और वो वसा के पाचन में भी सहायक है। किस तरीके से है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। स्लाइड चेंज कर दो भैया। ओके, देखो भैया आगे चलते हैं। चलिए आगे। तो पेंक्रियाज से पेंक्रिएटिक जूस का निर्माण हुआ, अग्नाशय रस का निर्माण हुआ, और इस अग्नाशय रस में भैया 3 एंजाइम है। इस अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। आइए एक एक के बारे में समझते हैं। क्या आपको याद है कि जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलने में सहायक है। ठीक है, ध्यान से समझना। स्टार्च को किस में बदलने में सहायक है? माल्टोज शुगर में बदलने में सहायक है। कौन? ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। कौन? ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, लेकिन यहां से भी स्टार्च बच करके आ जाता है भैया इस एंजाइम से। तो आप सभी को पता है भोजन नली में तो किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। पेट में जो पाचन होता है वो सिर्फ प्रोटीन का होता है, ना तो वसा का होता है ना ही कार्बोहाइड्रेट का होता है। उसके बाद में भोजन छोटी आंत में जाएगा। तो छोटी आंत से के डूडोनियम वाले भाग से जो पेंक्रियाज जुड़ा हुआ है वो पेंक्रियाज पेंक्रिएटिक जूस का निर्माण करेगा। इस पेंक्रिएटिक जूस में पहला एंजाइम है एमाइलेज एंजाइम। तो ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? इस स्टार्च को 100% माल्टोज में बदल देता है। 100% किस में बदल देता है? इस माल्टोज शुगर में बदल देता है। तो एमाइलेज एंजाइम का यही कार्य है यहाँ पर कि अगर कोई बचकर भी आ गया है अगर स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, तो इस स्टार्च को 100% किस में बदल देगा? माल्टोज शुगर में बदल देगा। ठीक है, तो पहले चीज आपको समझ में आ गई। स्टार्च को माल्टोज शुगर में कौन कन्वर्ट कर रहा था आपके मुंह में? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम।
लेकिन अगर आपके मुंह से कोई स्टार्च बच करके आ गया है तो छोटी आंत में आकर के भैया ये जो एमाइलेज एंजाइम है जो कि पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, ये अब स्टार्च को नहीं छोड़ेगा। ये स्टार्च को 100% किस में कन्वर्ट कर देगा? ये माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो आज के बाद में अगर आपसे कोई एमाइलेज के बारे में पूछे तो बता देना कि एमाइलेज जो एंजाइम होता है ये स्टार्च को 100% किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज शुगर में। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, छोटी छोटी चीज़ों में ही बताऊंगा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम में है। ले लिया स्क्रीन शॉट? ओके, तो एमाइलेज एंजाइम क्लियर हो गया, स्टार्च को 100% माल्टोज शुगर में तोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा ट्रिप्सिन। सेकंड एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन एंजाइम। लेकिन पेप्सिन एंजाइम क्या कर रहा था? देखो, प्रोटीन जो थी, इस प्रोटीन को ये जो पेप्सिन एंजाइम है जो आपके पेट में पाया जाता है, ये पेप्सिन एंजाइम भैया किस में कन्वर्ट करेगा? इस प्रोटीन को पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको पुरानी चीजें याद नहीं है तो यहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहते रहोगे कि भैया ये कहां से आया, ये कहां से आएगा। ये सब हम पीछे पढ़ा के आ चुका मैं आपको पहले से यार। तो पेट में पाए जाने वाला जो पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर रहा है? पेप्टोन्स या पेप्टाइड में। फिर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर प्रोटीन का अपूर्ण रूप से पाचन होता है, तो पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होगा? तो छोटी आंत के डुओडेनम वाले भाग से पेंक्रियास जुड़ा हुआ है, इस पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है। इस पेंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो भैया अब ये ट्रिप्सिन एंजाइम काम आएगा हमारा। ये ट्रिप्सिन एंजाइम अब काम आएगा। तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम इस पेप्टोन्स या पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करेगा? एमिनो एसिड में। और जो एमिनो एसिड है ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, ये तो आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो लिख लेना। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद में इसका पाचन नहीं होता है भैया प्रोटीन का, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। जो प्रोटीन है ये आपकी कोशिकाओं के पास पहुंचता है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में से तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा बाद में। पहले यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। याद रखना कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले पेट में शुरुआत होती है आपके प्रोटीन के पाचन की। तो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को पेट में पाए जाने वाला जो पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टोन्स या पेप्टाइड में। तो यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है भैया आपके पेट में। उसके बाद में छोटी आंत के डुओडेनम वाले भाग से ये पेंक्रियास जुड़ा हुआ था। इस पेंक्रियास में पेंक्रियाटिक जूस था, यानी कि इस पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है। इस पेंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, अब ये पेप्टोन्स या पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करता है? एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड याद रखना प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है ना, वैसे ही प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है मेरे भाई कौन? ये एमिनो एसिड। तो ट्रिप्सिन एंजाइम इस पेप्टोन्स या पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? एमिनो एसिड में। बोलो, इतनी बात क्लियर है? एमिनो एसिड का विभाजन नहीं होगा, एमिनो एसिड आगे जाकर के नहीं टूटेगा क्योंकि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। आपने सुना होगा कि जब बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर एक श्रृंखला बना लेते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है मेरे भाई कौन? एमिनो एसिड। इसके बाद में इसका विभाजन नहीं होता है। तो छोटी आंत के डुओडेनम वाले भाग में भैया प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपके पेट से। तो प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पेट से शुरुआत हुई थी, छोटी आंत के डुओडेनम वाले भाग में आकर के प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। पेट में पाए जाने वाला जो पेप्सिन एंजाइम है और जो रेनिन एंजाइम है, इन्होंने वहां पर पूर्ण पाचन किया था। लास्ट एंड फाइनल जो रिजल्ट आया था वो पेप्टोन से पेप्टाइड आया था। उसके बाद में भोजन छोटी आंत में गया। छोटी आंत के डुओडेनम वाले भाग से पेंक्रियास जुड़ा हुआ था, पेंक्रियास ने पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण किया। इस पेंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है और ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये पेप्टोन से पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? एमिनो एसिड में, जो कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद में ये एमिनो एसिड नहीं टूटता है। यहाँ तक कहानी समाप्त आ गई। तो यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन को पेप्टोन से पेप्टाइड में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? पेप्सिन एंजाइम तोड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेप्टोन से पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम कन्वर्ट करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम जो छोटी आंत में पाया जाता है जो प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है? ट्रिप्सिन। सिंपल।
ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम आपके मुंह में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा एंजाइम आपके पेट में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा एंजाइम आपके छोटी आंत में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा एंजाइम जठररस में पाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन एंजाइमों का कार्य पूछा जाता है, इन एंजाइमों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ये कहाँ से निकलते हैं, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, इनका काम क्या है, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। जब तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो भैया फिर गए आप। 1 नंबर की लड़ाई है मेरे भाई, अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर दे के जाएगा। और आप देख सकते हो 1 नंबर के लिए कितनी मेहनत लगती है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अधूरे छोड़ करके जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। जब यहां तक आप पहुंचे हो तो लास्ट तक वीडियो देख करके जाना, लास्ट तक लड़ के जाना मेरे भाई, एग्जाम में 1 नंबर जरूर दे के जाएगा ये क्वेश्चन। अगर यहां से क्वेश्चन आया तो बोलो, यहां पर कहानी समाप्त हो जाती है प्रोटीन की। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, कार्बोहाइड्रेट बचा है, और भैया कौन बचा है, वसा बचा है। तो आइए वसा को भी समाप्त कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने, ओके। चलो मैं मिटा देता हूं, आगे चलते हैं। सॉरी, ये तो मैंने गलत मिटा दिया यार। पहले क्या था, पहले था भैया आपका एमाइलेज एंजाइम, जो 100% स्टार्च को माल्टो शुगर में कन्वर्ट कर रहा था। दूसरा है ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ट्रिप्सिन ने क्या किया, पेप्टोन से पेप्टाइड को किसमें बदला, एमिनो एसिड में। समझ में आया, ओके। मिटा दो भैया, ओके। चलो अब वसा के बारे में पढ़ते हैं भैया। अब वसा के बारे में अभी मैं आपको कुछ चीजें बता के आया हूं। कुछ याद है वसा के बारे में मैंने अब तक आपको क्या बताया है? मैं अब तक आपको यह बता के आया हूं कि वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है, ध्यान से समझना, ये वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां है, इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को, इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को जो बाइल जूस है, जो बाइल जूस है, जो पित्रस है, ये पित्रस किस में कन्वर्ट करता है, छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट करता है। ये चीज मैं बता के आया हूं। और इस चीज को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भैया वसा का पायसीकरण। इसे क्या कहा जाता है, इसे वसा का पायसीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, ये वसा के जो छोटी छोटी गोलियां है, इसे भी ये जो लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, जो पेंक्रियाज के पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम। कौन सा, लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। लाइपेज एंजाइम में वसा की जो छोटी छोटी गोलियां है, इन्हें भैया वसीय अमल वह ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, वह ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और आप सभी को पता होगा वसा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वसीय अम्ल। यह वसा की सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद में ये नहीं टूटती है भाई, ये उसके बाद में ये नहीं टूटती है वसा, लास्ट एंड फाइनल यही है। उसके बाद में इसका एब्जॉर्प्शन होगा, कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाएगा। कोशिका इसे तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण कर लेगी भैया वसा से भी। तो वसा का और प्रोटीन का हम पूर्ण रूप से पाचन कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि पेंक्रियाटिक जूस से जो निकलने वाले एंजाइम है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों के पाचन में सहायक होते हैं। इस वजह से हम क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना? हाँ, तो इधर देखो और समझो। मैं फिर बता देता हूं कि वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम कौन करता है, बाइल जूस, पित्तरस। हम वसा का पायसीकरण या एमलसीकरण कहते हैं। इस वसा की छोटी छोटी गोलियों को ये जो लाइपेज एंजाइम है, जो कि पेंक्रियाटिक जूस में है, अग्नाशय रस में है, ये वसा की छोटी छोटी गोलियों को किस में तोड़ता है, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में तोड़ता है। और ये जो वसीय अम्ल है, ये वसीय अम्ल वसा की सबसे छोटी इकाई होती है। जिस तरीके से प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो एसिड थी, एमिनो एसिड का आगे जाकर के विभाजन नहीं हो रहा था, एमिनो एसिड आगे जाकर के नहीं टूट रहा था, वैसे ही वसा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है वसीय अम्ल। या आगे जाकर के नहीं टूटता है मेरे भाई, या आगे जाकर के नहीं टूटता है। इसका एब्जॉर्प्शन होता है, कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है वसा को और प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को, वहां जाकर के उन्हें तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है।
सिंपल सी कहानी है, समझ में आ गई होगी। प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन मैंने आपको बता दिया है, वसा का पूर्ण रूप से पाचन मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट एंड फाइनल हमारा बचा है, वो कौन बचा है? वो बचा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण पाचन मैं आपको मुंह में करवा के आ चुका हूं। अब लास्ट एंड फाइनल अब हम देखते हैं भैया कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो मिटा देने में ओके, चलो अब आगे चलते हैं। चले भैया, अब देखो आपकी जो छोटी आंत होती है ना, इस छोटी आंत में भी भैया इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी कि आंतीय ग्रंथि होती है। यानी कि आपकी जो छोटी आंत है वो एक प्रकार की ग्रंथि भी है भैया, ग्रंथि की तरह भी काम करती है। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भैया। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में कौन सी ग्रंथि है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी कि आंतीय ग्रंथि, आंतीय ग्रंथि। और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, जो आंतीय ग्रंथि है, तो ये भी भैया ग्रंथि है, तो जूस का निर्माण करती है। तो ये करेगी भैया इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण। किसका निर्माण? इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण, यानी कि आंतीय रस का निर्माण करेगी। और इस आंतीय रस में कौन कौन से एंजाइम है, कमेंट करके जरूर बताओ भैया। कौन कौन से एंजाइम है बताओ, कौन कौन से एंजाइम है बताओ भैया। इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण हुआ, और इस इंटेस्टाइनल जूस में 3 एंजाइम है। एक है भैया माल्टेज एंजाइम, एक है लैक्टेज एंजाइम, और एक है भैया सुक्रेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम और सुक्रेज एंजाइम। तीनों के तीनों ही एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं, क्योंकि प्रोटीन का और वसा का तो पूर्ण रूप से पाचन हो चुका। अब लास्ट एंड फाइनल हमारा बचा हुआ है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन भैया हम मुंह में भी करके आए थे। ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, इसका क्या काम था? इसने स्टार्च जो थी, यानी कि एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, इस स्टार्च को किस में बदला था? माल्टोज शुगर में बदला था भैया। किस में बदला था? माल्टोज शुगर में बदला था ना, समझ में आ गया। माल्टोज शुगर एक प्रकार का डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई नहीं है, इसलिए यहाँ पर मुंह में सिर्फ अपूर्ण पाचन हुआ था। इसका पूर्ण रूप से पाचन होता है आपकी छोटी आंत में। अब ये माल्टोज शुगर है, इस माल्टोज शुगर को तोड़ने का काम कौन करेगा? ये माल्टेज एंजाइम करेगा भैया। कौन करेगा? ये माल्टेज एंजाइम करेगा। और ये माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो कुछ इस तरीके से भैया कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ये जो ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद में भैया कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से, कहने का मतलब ये ग्लूकोज आगे जाकर के नहीं टूटता है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई है तो कैसे टूटेगा, है कि नहीं है। तो कुछ इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया लैक्टेज और ये सुक्रेज, ये इन एंजाइमों का काम क्या है? तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? अरे भाई मैं आपसे पूछता हूँ, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पहले मैं इनको मिटा दूं, पहले तो ये बताओ यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, बोलो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई ना आपको? एक बार और रिवीजन करवाऊं कि देखो, जब आपने खाना खाया तो आपके मुंह में खाना गया, तो सबसे पहले आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था। कार्बोहाइड्रेट आपको स्टार्च के रूप में प्राप्त हो रही थी, जो कि एक प्रकार की जटिल कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, जिसे आप पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो। तो इस स्टार्च को टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम ने किस में कन्वर्ट किया? माल्टोज शुगर में कन्वर्ट किया, है कि नहीं है। उसके बाद में भोजन है फूड पाइप में गया, उसके बाद में पेट में गया, उसके बाद में छोटी आंत में आया। छोटी आंत में इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण किया। इस इंटेस्टाइनल जूस में माल्टोज
सॉरी माल्टेज एंजाइम है। ये माल्टेज एंजाइम क्या कर रहा है कि ये जो माल्टोज शुगर है, ये वाली माल्टोज शुगर है, इस माल्टोज शुगर को ये माल्टेज एंजाइम है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। आप सभी को पता है ग्लूकोज क्या है, ये एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है, एक प्रकार का मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद में ग्लूकोज आगे जाकर के नहीं टूटता है, यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद में क्या होगा, अब ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है, प्रोटीन का पाचन हो चुका है, वसा का पाचन हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्लूकोज थी, है कि नहीं। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो एसिड थी और वसा की सबसे छोटी इकाई वसीय अम्ल थी। तो यहां तक काम हो चुका है अपना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। अब आगे जाकर के क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इनके बारे में और बता देता हूं, इस लैक्टेज एंजाइम के बारे में और सुक्रेज एंजाइम के बारे में, इनका काम क्या है। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके, चले आगे, ओके। अब देखो भैया ध्यान से समझना मेरी बातों को। भाई माल्टेज का तो मैंने आपको बता दिया ना, माल्टेज एंजाइम का काम क्या है। देखो ये माल्टो शुगर आपको बादाम से और मूंगफली से भी डायरेक्ट मिल जाती है, तो वहां पर भी काम आता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि बादाम है और जो मूंगफली है, तो अगर आप इनका सेवन करते हो तो आपको डायरेक्ट प्राप्त होगी भैया माल्टोज शुगर, क्योंकि बादाम और मूंगफली में माल्टोज शुगर पाई जाती है। तो इससे इंटेस्टाइनल जूस से निकलने वाला ये माल्टेज एंजाइम है, ये माल्टेज जो एंजाइम है ये किस में कन्वर्ट करता है, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ये तो आपको पता है ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है कि नहीं है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से पाचन हो गया है माल्टोज शुगर का। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने, ओके। अब देखो लैक्टेज और सुक्रेज रह चुका है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। देखो आपका जो दूध होता है, दूध में अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, तो दूध में केसिन प्रोटीन होती है। अभी अभी मैं आपको जब प्रोटीन का पाचन पढ़ाया था तब समझा करके आया था। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं कि दूध में कौन सी शर्करा होती है, तो भैया लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है। इस लैक्टोज शुगर को ये जो लैक्टेज एंजाइम है जो कि इंटेस्टाइनल जूस में है, आती है रस में है, कौन सा, ये लैक्टेज एंजाइम। तो ये लैक्टेज एंजाइम इस लैक्टोज शुगर को किस में तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है मेरे भाई। किस में तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। देखो ग्लूकोज आ चुका है, तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। तो पाचन हुआ या नहीं हुआ दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का, तो ये काम में आता है भैया ये लैक्टेज एंजाइम। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ओके। अब सुक्रोज के बारे में और बता देता हूं। देखो कभी गुड़ खाया है, गुड़, चीनी, शहद, गुड़, चीनी, शहद, इनमें कौन सी शर्करा होती है। आपसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बादाम में कौन सी शर्करा होती है, मूंगफली में कौन सी शर्करा होती है, दूध में कौन सी शर्करा होती है, गुड़ में कौन सी शर्करा होती है, चीनी में कौन सी शर्करा होती है कि नहीं है। तो इसमें होती है भैया सुक्रोज शुगर, सुक्रोज शुगर। और इस सुक्रोज शुगर को ये जो सुक्रेज एंजाइम है, ये जो सुक्रेज एंजाइम है ये किस में तोड़ता है, ये तोड़ता है भैया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। अब ग्लूकोज है तो यहाँ पर आप सभी को पता है ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है मेरे भाई, ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। तो कुछ इस तरीके से आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का पाचन होता है। अब दो तीन चीजें हैं उनके बारे में और देख लीजिए। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई ना, ओके। मैं मिटा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है। पहले मैं आपको स्लाइड भी चेंज कर देता हूँ। देखो भैया आगे बात करते हैं। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट, जिसे आप लिपिड भी कहते हो, हिंदी में वसा कहते हो, इनका पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट है, इसकी सबसे छोटी इकाई होती है ग्लूकोज। प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है एमिनो एसिड। और फैट या वसा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है वसीय अम्ल।
फैटी एसिड भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो लास्ट एंड फाइनल भोजन का जो अंतिम रूप होता है ना, वो होता है मेरे भाई ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज, ये एमिनो एसिड और जो वसी अम्ल है ये भी लास्ट एंड फाइनल जाकर के भैया किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये ग्लूकोज है, आप सभी को पता है, छोटी आंत के डुडोनियम वाले भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। जेजुनम और इलियम वाले भाग में क्या होता है? ये जो पचित भोजन है, इस पचित भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद में ये भोजन ग्लूकोज के रूप में होता है भैया। अवशोषण के बाद में जो भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में होता है, और ये ब्लड की सहायता से कहाँ पहुंच जाता है? आपके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के पास पहुंच जाता है, सेल के पास पहुंच जाता है, कोशिकाओं के पास पहुंच जाता है। अब कोशिकाओं के पास जो भोजन आया है वो किस रूप में आया है? वो आया है मेरे भाई ग्लूकोज के रूप में। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, यही होता है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है या फिर जलाया जाता है। यहाँ से क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया ऊर्जा निकलती है। जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में निकलती है। और 25 नंबर की जो पहली शिफ्ट हुई थी, 25 नवंबर को ALP की जो एग्जाम हुई थी उसकी जो पहली शिफ्ट हुई थी, उसमें इस एटीपी के बारे में पूछा था कि इस एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, ये इस सारी प्रोसेस को कहा जाता है कोशिकीय श्वसन की प्रोसेस। कोशिकीय श्वसन की प्रोसेस है, क्योंकि आपकी कोशिकाओं में इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वो एटीपी के रूप में हो रहा है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है भैया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो कभी कभी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है कोशिकाओं में, वो एटीपी के रूप में बनती है। और ये कोशिका श्वसन की जो प्रोसेस होती है कहाँ होती है? ये होती है मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर ये प्रोसेस, ये कोशिका श्वसन की जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ऊर्जा का निर्माण भी कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस रूप में हो रहा है? एटीपी के रूप में। तो आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कोशिकाओं का नाम बताओ जिसमें एटीपी का निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि एटीपी ऊर्जा का एक रूप है, जिसे आप ऊर्जा मुद्रा भी कह सकते हो एटीपी को, है कि नहीं है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक भाग होता है, कोशिका का कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेश जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब कोशिका के ही अंग होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया वैसे ही एक अंग है जिसमें क्या होता है? कोशिकीय श्वसन की प्रोसेस होती है। कोशिकाओं में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। इस एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन रही है? ऊर्जा। इसलिए हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं, या कोशिका का शक्ति घर भी कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर या फिर शक्ति घर, पावर हाउस, शक्ति घर। इसे हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं ना भैया। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो लास्ट एंड फाइनल हम भोजन जो हमने खाया है, वो उस भोजन से हमें क्या मिली? ऊर्जा मिलती है। तो मनुष्य एक कार्यशील प्राणी है, वो हमेशा कार्य करता रहता है, और कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से। किस प्रोसेस के द्वारा? कोशिकीय श्वसन की प्रोसेस के द्वारा। जो डाइजेस्टिव पाचन की सहायता से तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होती है, और रेस्पिरेशन की सहायता से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में हम पढ़ाते हैं आपको कि आपकी कोशिकाओं के पास ये ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है। तो भैया ये आपके एंजाइमों का सारा कार्य मैंने आपको पढ़ा दिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन से लेकर के लास्ट एंड फाइनल जो रिजल्ट है वहां तक की कहानी आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। एक एक एंजाइम अगर आपने मेरे वीडियो ध्यान से सुनी है, ध्यान से देखी है, एक एक चीज को नोट की है, तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है।
आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम है, एएलपी की तो जाएगी कल और परसों एग्जाम है, उसके बाद में जैसे कि एनटीपीसी की है, ग्रुप डी की है, आरपीएफ की है, जेई की है, बहुत सारे एग्जाम है। मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आती है वो एंजाइम में आती है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारे एंजाइम क्लियर करवा दिए हैं भैया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है आपको, टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हर रोज़ 15 क्वेश्चन मैं ऐसे बायोलॉजी का डालता हूँ जो आपकी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, तो उनका आंसर लगभग 550 स्टूडेंट देते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। तो ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर के ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात, अगर आप में से कोई भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो मैं उनके लिए बता दूं, 1 फरवरी से मैंने जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की शुरुआत की थी। उस बैच में 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलिफ टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन करवाए मैंने कॉन्सेप्ट के साथ में, और थ्योरी भी करवाई है भैया, तो जाकर के देख लेना। लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट है। उसमें बायोलॉजी में जो बॉटनी है, उस बॉटनी के 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं, तो वो आपकी एग्जाम के पहले मैं आपको जल्दी ही करवा दूंगा। अब देखो एएलपी की तो निकल गई, लेकिन अब थोड़ा बहुत समय लगेगा, 10-15 दिन में मैं आपको वो सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा उस बीच में, तो जाकर के जरूर देख लेना। मैंने थ्योरी भी पढ़ा रखी है, बहुत सारे चैप्टरों की प्लेलिस्ट में जाओ और देखो, ठीक है। हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में 10 क्वेश्चन डालता हूँ। सुबह 4 बजे से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, रात को 10 बजे तक चलते रहते हैं। सुबह 4 बजे आता है, फिर 6 बजे आता है, फिर सुबह 8 बजे, फिर दिन में 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2, 4, 6, 8, 10 बजे, सुबह से लेकर के शाम तक लगातार चलते रहते हैं। वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उनका आंसर लगभग 8-10 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, आपको भी फायदा मिलेगा। जो पुराने स्टूडेंट है वो दे रहे हैं तो उनको फायदा भी मिल रहा है। जो भी वीडियो डालता हूँ उसको जरूर देखा करो, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है मेरे भाई। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।